हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या इसे कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका पार्ट नंबर 1। 1950 से लेकर 1990 तक, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले चैप्टर में, सरकार सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि जो भी प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी कुछ होगा वो सब हम करेंगे, वो हमारी कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो जो है वो सोशल वेलफेयर करना है, समाज का भला करना है। लेकिन 1991 में ऐसा क्राइसिस आया। 1991 के आते आते क्लास हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि यार हमारे हमारे कंट्री की बहुत बुरी हालत हो गई है। जो प्रेजेंटली अभी श्रीलंका की हालत चल रही थी, वैसे ही कुछ हमारी कंट्री की हालत हो गई है। हमारे पास फॉरेन बिल पे करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं है। हमारे पास डॉलर का रिजर्व कम होता चला जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और कंट्री के अंदर क्लास हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव चला जा रहा है। महंगाई एक चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बहुत ऊपर तक जा चुकी है। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल था। आज की डेट पे भी कंट्री हमारे इंडिया में 2022 में भी वही सिचुएशन झेल रही है, जहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट क्रैश करा हुआ है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हर चीज़ महंगा होता चला जा रहा है। प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं देश के लोगों को, बहुत सारी दिक्कतें और फेस करना पड़ रहा है। यही सिचुएशन, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है एज कंपेयर टू 1991। लेकिन 1991 में इतनी बुरे हालात हो गए थे क्लास कि उस टाइम पे सरकार को एक बड़ा डिसीजन लेना था, जो सरकार ने लिया। और इस चीज़ को क्लास हम कभी भूल नहीं सकते कि 1991 में से 1991 में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, सुधार किए गए, पुराने रूल्स रेगुलेशन को बदले गए, नए रूल लगाए गए, लाइसेंस पॉलिसी, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद हमारी कंट्री रिवैम्प कर गई। हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई और पहले से हालात जो है वो बेटर होने लगे। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया किसने था? दिया था क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उस टाइम पे वो क्लास फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन दोनों की क्लास सहमति से, उन दोनों की रजामंदी से, या उन दोनों ने डिसीजन मिल के लिया रिफॉर्म्स लाने का। अब ये रिफॉर्म्स लाने के बाद हमारी कंट्री बर्बाद भी हो सकती थी, आबाद भी हो सकती थी। ये एक रिस्क था, लेकिन हमारी कंट्री सर्वाइव कर गई और चीज़ें क्लास पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। मैं थोड़ा सिलेबस की बात करूंगा कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इस चैप्टर में, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। अच्छा, कुछ कुछ को लगता है कि रिफॉर्म सिर्फ 1991 में था। नहीं, इंट्रोड्यूस 1991 में हुआ, उसके बाद चलता गया क्लास, लेटर ईयर में भी उसके हिसाब से चेंजेस करते चले गए। तो हमें पढ़ना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, साथ में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, हमें ये भी पढ़ना है। डीमोनेटाइजेशन भी पढ़ना है और जीएसटी भी पढ़ना है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, राइट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों को क्लास याद किया जाता है रिफॉर्म्स के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे थे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है, ठीक है, मिनिस्टर। और ये थे क्लास हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन जुलाई। देखो अनाउंस कब हुआ? जुलाई में। आप जुलाई डेट ना याद रखो, चलेगा, बस ध्यान रखना। जुलाई 1991 बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा रिफॉर्म्स आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया। सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको पूछा जाए किस पे किया है, तो आप करोगे लिबरलाइजेशन। हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तीनों की बात की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? लिबरलाइजेशन पे। क्या होता है लिबरलाइजेशन, हम बात करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले रिफॉर्म्स को लाया क्यों गया? रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या जरूरत पड़ी इंडिया में सुधार लाने की, रिफॉर्म्स लाने की? तो सबसे पहला रीजन जो है वो है क्लास राइज इन प्राइसेस। प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे थे, महंगाई इस हद तक बढ़ गई थी क्लास कि 6.7 से बढ़कर लगभग 16.7, यानी कि लगभग 10% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। 100 रुपये का सामान अगले साल सीधा 117 रुपये का हो जाता है। आज अगर हम कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, तो आज सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 7% का इन्फ्लेशन रेट है। आज महंगाई का दर जो है वो 7% है। इन्फ्लेशन 7% है आज, है ना। और हमारा जो पहले था वो सोचो 16.7%, कितने बुरे हालात हो गए थे। सेकंड,
राइज इन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स, हम मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे इन चीज़ों को। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग। अब हमारे सर पे इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया था, हमारे सर पे बोरोइंग्स इतना ज़्यादा हो गया था कि भैया हम लोग अपने टोटल एक्सपेंडिचर का मेजर पोर्शन तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कुछ खास इज्जत नहीं थी। क्यों? हम 100 रुपये जब खर्च करते थे, 100 में से हमारा 36 रुपये तो ब्याज ही जाता था, बाकी जो हमारे पास 64 रुपीज़ बचते थे वही देश के अंदर खर्च होता था अलग अलग सेक्टर के अंदर। तो हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी। अगला है, अच्छा कर्जा लेने से भी महंगाई और बढ़ती है। अगर हम बाहर से उधार ले रहे हैं पैसे, तो अल्टीमेटली देश में खर्च करेंगे और महंगाई बढ़ेगी और डिमांड आएगी। अगला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। भाई महंगाई बढ़ने का बहुत सारे रीजन है। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर कम है तो भी महंगाई बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर इस पेन की सप्लाई ही नहीं हो रही, पेन बन ही नहीं रहा, तो जो भी थोड़ा बहुत पेन है उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली वो महंगा बिकेगा। पुअर, देखो 40 साल सरकार ने अपने अंडर रखा, 1950 से लेकर 1990, लेकिन सरकार का जो परफॉर्मेंस था, गवर्नमेंट कंपनीज का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू का जो परफॉर्मेंस था, वो कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, इसकी वजह से जो हमारा सेक्टर है, चाहे कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी हो, टर्चरी, कुछ खास ग्रोथ नहीं किया, तो उनकी परफॉर्मेंस क्लास सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। सरकार ने अपने अंडर चीज़ों को रखा, लेकिन सरकार ने उस हद तक नहीं कर पाई, चीज़ों को सुधार नहीं पाई जैसा कि रिक्वायरमेंट था। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अभी तुम इतना ध्यान रखो, सरकार जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है और जितनी भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती है, उसका जो डिफरेंस है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम पढ़ेंगे इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लास्ट चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माइनस इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो नेगेटिव था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट अगर 4 है तो इंपोर्ट था 5। तो एक बात बताओ, अगर मैं 4 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे $4 का, तो मुझे $4 मिला है, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ बाहर से $5 का, तो मेरे पास तो है ही $4, तो मैं $5 की पेमेंट कैसे करूंगा? तो मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में चला गया और जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी घटने लगा। हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है, हर कंट्री के आरबीआई। तो क्लास हमारा आरबीआई से भंडार खत्म होने लगा था, फॉरेन करेंसी खत्म हो गई थी। हम डर रहे थे भैया अब हम बाहर से चीज़ें तो मंगा रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से कंटिन्यू बेसिस पे आ रही है, अब हम उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। फिर हम उधार लेंगे, फिर लोन बढ़ेगा, फिर लोन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, सारे प्रॉब्लम रिपीट होने लग जाएंगे। इन सब रीजन के चलते क्लास हमारे पास 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था क्लास। तो इन 2 हफ्ते में क्लास हमें सबकी पेमेंट भी करनी थी। 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, इतना डर लग रहा था सरकार को। तब जाके जुलाई में कहीं रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट हुआ, और रिफॉर्म्स के अंदर थे 3 मेजर एलिमेंट: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन है क्या? लिबरल कर देना, आजाद कर देना, मतलब लाइसेंस से मुक्त कर देना। अर्लियर सरकार को बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, और कोई भी कंट्री अगर आ रही है बिजनेस करने के लिए इंडिया में, या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो सरकार कहती थी ये लाइसेंस दो, वो लाइसेंस दो, इतने सारे लाइसेंस, इतने सारे परमिशन कि कोई सोच ही नहीं सकता कि कैसे करेंगे बिजनेस। लेकिन 1991 में आते आते सरकार चाहती थी कि लोग आए हमारी कंट्री में बिजनेस करें, सरकार ने उन सारे लाइसेंस को एंड कर दिया। राइट, इट मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस प्रीवियसली इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी लाइसेंस पहले पुट किए गए थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को, उन लाइसेंस को सरकार ने हटा दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रेस्पेक्ट टू। तो लिबरलाइजेशन हुआ किस किस रेस्पेक्ट में? सबसे पहला, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री। 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, इन 5 इंडस्ट्रीज में तुम्हें लाइसेंस की जरूरत है। इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर तुम्हें किसी भी और इंडस्ट्री में एंटर करना है, करो, तुम्हें लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर तुम अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा रहे हो, अपने बिजनेस का स्तर बढ़ा रहे हो, नए नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, क्लास अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भी आपको सरकार से कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था, आप कुछ भी कर रहे हो सरकार से परमिशन लो। अपने सामान की कीमत भी डिसाइड कर रहे हो तो सरकार से पूछ के डिसाइड करो, क्यों भाई अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट के हिसाब से वो तो प्राइस रख सकता है ना। लेकिन नहीं, सरकार से परमिशन लो। सरकार ने ऐसी सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया और फ्रीडम दे दिया कि आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हो। इवन टैक्स रेट को सरकार ने कम कर दिया, और अननेसेसरी कंट्रोल जितने भी थे, बिना बात के परेशान करना इनको, बिना, देखो लाइसेंस राज का मतलब क्या है? पैसा, रेड टेपिज्म।
ब्यूरोक्रेसी में पैसा लगता है। आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको लाइसेंस क्या है, लाइसेंस क्या है कुल मिला के, लाइसेंस का मतलब पैसा। भैया लाइसेंस बनवाओ मतलब पैसा दो, घूस दो, आप परमिशन दो। जैसे आपने मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, रजनीकांत साहब की मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत कुछ उसमें बताया गया है कि उन्हें शायद एक यूनिवर्सिटी बनानी होती थी जिसके लिए वो यहाँ जाते थे कि भाई नहीं ये फाइल पूरे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, यहाँ से जाओ स्टैंप लगवा के आओ। स्टैंप लगाने का पैसा, कहीं जाते थे स्टैंप लगाओ तो पैसा, ये परमिशन नहीं है, साइन नहीं करेंगे पैसा, हर चीज़ में पैसा। तो भैया ये बहुत करप्शन होने लगा था, सरकार ने ऐसे अननेसेसरी कंट्रोल्स को पूरी तरीके से हटा दिए। नेक्स्ट है क्लास सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये है लिबरलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हुए। अब हम देखेंगे कि इस लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग सेक्टर पे क्या पड़ा। जब ये लिबरलाइजेशन आया तो इसका असर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो लाइसेंस खत्म हो गया, अब आपको उस लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एबोलिश यानी खत्म कर देता है, एंड कर देता है। क्या एंड करता है? द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मेजर इंडस्ट्रीज में अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अंडर दिस पॉलिसी नो लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। आप कोई नई इंडस्ट्री बना रहे हो, कोई आप एग्जिस्टिंग यूनिट में कुछ एक्सपेंशन कर रहे हो, आपको सरकार से कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। टू बिगिन विथ 18, शुरू में इन्होंने बोला था 18 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सबको हम माफ नहीं कर सकते, सबको नहीं कह सकते कोई भी कुछ भी कर रहा है। कोई नॉर्मल सा बंदा वो एक्सप्लोसिव बना रहा है, वो एटम एनर्जी का काम कर रहा है, बंदूकें बना रहा है, नहीं भैया आपको अगर एक राशन की दुकान खोलते हो, आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, आपको परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है आपने दुकान खोल ली, लेकिन आपको एक बियर शॉप खोलनी है, दारू की दुकान खोलनी है, तो भैया आप ऐसे थोड़ी खोल लोगे, आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो सरकार ने शुरू में तो 1991 में 18 इंडस्ट्रीज के लिए बोला था, लेकिन लेटर धीरे धीरे और चीज़ों को भी कम करते गए, लिस्ट क्लास बाद में कम होकर सिर्फ 5 रह गई। दीज 5 लिक्वर, दारू, सिगरेट। प्लीज कमेंट में क्लास मुझे सारी चीज लिख के दिखाओ। दारू, सिगरेट, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल। अगर आप इन 5 चीज में बिजनेस कर रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। इन 5 के अलावा आज की डेट पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज में एंटर करोगे तो भैया आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शुरू में 18 थी, शुरू में और चीजें भी कवर थी, लेकिन बाद में और चीजें कम कर दी गई, बस 5 ही बची हैं। ओके, सेकंड है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो डिक्रीज हो गया, वो कम हो गया। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, पहले 17 थी, शेड्यूल ए याद है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, शेड्यूल ए 17, शेड्यूल बी 12, उसे घटाकर 8 कर दिया 2010-11 में। इसको हटाकर क्लास फिर 3 कर दिया। पहले तो इसको 8 किया, 17 नहीं, 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ सरकार करेगी। फिर सरकार ने बोला हम ये 8 भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो गया। इवन रेलवे का भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कुछ ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इन्होंने सिर्फ 100 ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन किया है। सरकार ने बोला 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हम काम करेंगे भैया, इन 3 में प्राइवेट वाले मत घुस जाना, ये काम हम ही करेंगे। क्या? डिफेंस इक्विपमेंट। क्यों भैया? हथियार वगैरह बनाने के लिए प्राइवेट को दे देंगे तो भैया क्या पता प्राइवेट बिक जाए, प्राइवेट का मेन मोटो पैसा कमाना होता है। अगर वो बिक गए तो हमारे देश का तो डिफेंस सिस्टम खराब हो जाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट हमारे बम जो फुस्सी बम निकल आएंगे। समझ रहे बात को? मुनाफा कमाने के लिए करेंगे वो, तो इसीलिए क्लास भाई ये चीज़ तो हम अपने अंडर करेंगे, काम हम करेंगे, राइट, डिफेंस के लिए। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, एटॉमिक एनर्जी भी प्राइवेट के हवाले नहीं दे सकते क्लास। जहाँ प्रॉफिट मोटिव है वहाँ कुछ ना कुछ गलत काम आएगा, और गलत काम होगा तो पूरे देश को नुकसान होगा। एटॉमिक एनर्जी जैसी चीज़ों में छिड़खानी हुई तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो ये चीज़ें जो है ये अपने अंडर में रखा सरकार ने, बाकी सारी चीज़ों का क्लास क्या कर दिया? प्राइवेट के हवाले कर दिया। थर्ड है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे जो टिश्यू बनाती है, नैपकिन बनाती है, छोटी छोटी कंपनीज जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिया था उनके लिए कि भाई आपके लिए हम ये चीज़ रिजर्व कर देते हैं। लेकिन सरकार ने क्लास 1991 में आके उन चीज़ों को डी रिजर्व कर दिया। मतलब अब जो सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा था अब वो डी रिजर्व हो गया, अब उसे कोई भी बना सकता है, राइट।
फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन। आप इजीली मशीन को, कैपिटल गुड्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। सरकार ने क्या दे दिया इसके लिए? फ्रीडम दे दिया। इसके अलावा सरकार ने क्लास एक एमआरटीपी एक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया। इस एक्ट के अंदर जितने भी 100 करोड़ से बड़ी कंपनियां थी उन सबको सरकार से हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर इतना इतना स्ट्रेस था क्लास कि वो डरते थे कि हम बड़ी कंपनी क्या बनाएं, सरकार के इतने रूल रेगुलेशन है। सरकार ने चीज़ों को समझा कि नहीं यार, परेशान मत करो, यही तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हाथ बटा रहे हैं, इनको परेशान मत करो। 1969 में क्लास इसको रिप्लेस कर दिया थ्रू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ध्यान रखना, एमआरटीपी एक्ट 1969 का था जिसको रिप्लेस किसमें कर दिया? 1969 का जो एक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? कॉम्पिटिशन एक्ट। जैसे फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया ना, फेरा एक्ट को फेमा एक्ट में, उसी तरीके से क्लास ये वो भी यहीं पे कन्वर्ट हुआ था। फेरा को भी फेमा में कन्वर्ट इसी सिचुएशन में किया गया था और कॉम्पिटिशन एक्ट कन्वर्ट कर दिया एमआरटीपी एक्ट को। तो एमआरटीपी है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। पहले सरकार रोकती थी कि कोई इंसान मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगा तो भैया हम उसे रोकेंगे, मोनोपोली मत बनाओ। क्यों? मान लो रिलायंस जियो आएगा और सारी कंपनियों को बंद कर देगा सस्ता बेच के, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर अकेला रिलायंस जियो बचेगा। फिर अगर वो जो चाहे कर सकता है, अकेला सेलर जो चाहे कर सकता है, फिर कोई इंडस्ट्री बची ही नहीं है, ना एयरटेल ना वोडाफोन ना कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ जियो बचा। तो जियो आपसे 1000 रुपये भी लेगा ना तो भी आप मना नहीं कर पाओगे, आप दोगे, क्योंकि वो मोनोपोली है और तो कोई है ही नहीं। तो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 में था, उसको यहाँ पे एलपीजी के तहत चेंज किया गया और कॉम्पिटिशन एक्ट में इसको कन्वर्ट किया गया, नए रूल्स बनाए गए। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट। जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां बात की जाती है पैसे की, इसमें क्या सुधार आया, इसमें क्या चेंज आया। सबसे पहला है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। जो रिजर्व बैंक था ना, उसका रोल चेंज कर दिया गया। रिजर्व बैंक पहले एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। किसकी तरह क्लास? रेगुलेटर। यानी कि वो बैंकों पे नजर रखेगा, रेगुलेट करेगा, बैंकिंग की एक्टिविटी सही कर रही कि नहीं कर रही कमर्शियल बैंक, उन पे नजर रखेगा। लेकिन नहीं, इन्होंने इसको रेगुलेटर से हटाकर फैसिलिटेटर कर दिया। यानी कि ये हेल्प करेगा बैंकों को। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, उनके आरबीआई अब हेल्प करेगा, उनके ग्रोथ में हेल्प करेगा, उनके रूल रेगुलेशन सही से सुधारेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेगी कमर्शियल बैंक, उस पर काम करेगी। तो आरबीआई का रोल चेंज हुआ। पहली बात, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक खोले गए। इस टाइम पे क्लास कई सारे नए नए बैंक्स खोले गए, तो धीरे धीरे बैंक खोलना भी आसान हो गया। जो पहले बहुत मुश्किल था, आरबीआई काफ़ी हेल्प करने लगा और बैंक्स नए नए खुलने लगे। इसके साथ ही जो इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से अगर कोई बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इनकी लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया। 51% तक इनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। यानी बाहर से अगर कोई आके इंडियन बैंक में इन्वेस्ट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी, ताकि बाहर से लोग आके इंडिया के बैंकों में भी इन्वेस्ट कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन बैंक के ब्रांच भी इंडिया में खोले गए। ये है क्लास आपके लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। हमने अभी क्या देखा कि लिबरलाइजेशन है क्या, हमें इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, उसको लाने की जरूरत पड़ी क्यों, कैसे आया, वो जुलाई 1991 में आया। और उसके बाद हमने देखा कि लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या पड़ा, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या पड़ा, राइट। अब है लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज विच टाइप ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये कैसा रिफॉर्म है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। आरबीआई का रूल चेंज हुआ, नए नए बैंक्स खुल गए, ये कैसा रिफॉर्म्स है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है, अब था क्या, हमारे पास डॉलर की कमी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम होता चला जाता। सरकार ने अपनी करेंसी को लगभग 18 से 19% तक डी वैल्यू कर दिया। अब ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे। डी वैल्यूएशन का मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। एग्जाम्पल, मान लो $1 27 रुपए का था, उसे बढ़ाकर $1 34 कर दिया, राइट। तो अब इन्होंने क्या कहा कि लगभग हम 34 रुपए, अगर पहले 27 रुपए था $1 का वैल्यू, तो अमेरिकन आते थे हमारे यहाँ 27 रुपए का माल उठा के ले जाते थे और हमें $1 देते थे। आज वो उसी $1 को देंगे और हमसे 34 रुपए की चीज को खरीद के ले जाएंगे, 34 रुपीज की। तो उनके लिए इंडिया से माल उठाना चीपर हो गया, तो वो इंडिया से ज्यादा सामान खरीदेंगे। वो लोग हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर अमेरिका वाले इंडिया से सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अमेरिका को बेच रहे हैं,
हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और क्योंकि उनके लिए इंडिया से सामान ले जाना चीपर हो गया, सस्ता हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। पहले हमारे 1 रुपये की कीमत, जो हम 27 रुपये से $1 खरीदते थे, आज हम 27 रुपये से $1 नहीं खरीद सकते, आज हमें 34 रुपये देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए। तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, वो लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान लेके जाएंगे, और एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा डॉलर उतना ही आएगा, और जितना हमारे पास डॉलर आएगा उतना अच्छा है, हम रिवैम्प कर पाएंगे, हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर हमारा माल नहीं बिक रहा है तो हमें सस्ता करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, ताकि हमारा माल बिके। यही हुआ क्लास डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, डीवैल्यूएशन बोलते हैं, क्योंकि काम गवर्नमेंट ने किया है। और नेक्स्ट है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन बाद में एक्सचेंज रेट को मार्केट डिसाइड करने लगा। मार्केट मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड किया जाएगा, डॉलर कितने का है। आपने सुना होगा न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि हमारा डॉलर जो है, हमारा जो रुपया वो इतना कमज़ोर हो गया कि अब हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे उनका, सिर्फ $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि हमारा डॉलर, हमारा जो इंडियन रुपी है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अगर यही चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये हो रहा है डिमांड सप्लाई की वजह से। जितनी डिमांड हो रही डॉलर की, जितनी सप्लाई हो रही डॉलर की, उस हिसाब से डॉलर का रेट सेट हो रहा है। लगभग डॉलर का जो रेट है वो यूरो के आसपास आ गया है, बराबर आ गया, पहले यूरो ज़्यादा था। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़, अगर यही चीज़ डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है तो डेप्रिसिएशन, अगर ये सरकार करती खुद तो इसको क्या बोलते हैं क्लास, डीवैल्यूएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट। मार्केट का मतलब मार्केट में होने वाली डिमांड और मार्केट में होने वाली सप्लाई। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म्स क्या होता है, टैक्सेस होते क्या है? टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। किसी भी नियम कानून, चाहे जीएसटी एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, हम टैक्सेस किसी भी तरीके से पे कर रहे होते हैं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? सरकार ने मेरे ऊपर लगा दिया, भैया मुझे ही टैक्स देना है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सरकार ने मेरे पे लगाया और मैं कस्टमर पे लगा के, कस्टमर से वसूल के सरकार को दे दूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, मान लो मैं 100 बच्चे पढ़ाता हूँ, ट्यूशन में 100 बच्चे पढ़ाता हूँ, हर बच्चे की जो फीस है वो है 1000 रुपये। तो मुझे जो फीस बच्चों से मिली वो कितनी मिली क्लास, कितनी मिलनी चाहिए क्लास, 1 लाख। पर क्योंकि मुझे बच्चों, सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, मान लेते हैं 10%, ठीक है, 10% सरकार ने टैक्स लगाया, हालांकि 18% है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10%। सरकार ने 10% टैक्स लगाया, तो ये जो टैक्स 10% है मैं आपसे वसूलूंगा। मैं बोलूँगा भाई देखो, आपकी जो फीस है वो 1000 नहीं है, अब आपकी फीस 100 बढ़कर कितनी हो गई, 1100। यानी कि टैक्स को मिलाकर आपकी फीस 1100 हो गई। ये कुछ ऐसा ही है जैसे डोमिनोज पे जाते हो, पिज्जा हट, बर्गर किंग पे जाते हो, आप हल्दीराम पे जाते हो, चीज़ें खरीदते हो, साथ में टैक्स भी देते हो आप। वो कहते हैं 50 रुपए का पिज्ज़ा है, पर टैक्स लगाते ही क्लास वो ज़्यादा का हो जाता है, वो लगभग आपका 52-53 रुपए का हो जाता है। तो उसी तरीके से टैक्स लग के ये हो गया क्लास कितना, 1100। तो भैया इस पे भी आप 10% एक्स्ट्रा हम कवर करेंगे, यानी कि 1,10,000। तो यानी कि मैंने 1,10,000 रुपए आपसे ले लिया है। तो ये जो 10,000 रुपए है ये तो मैं सरकार को दे दूंगा कि भाई देखो टैक्स हमने जनता से वसूला और आपको दे दिया, हमारी जेब में नहीं गया। तो हमारी जेब में कितना गया, 1,00,000। यानी कि हम सरकार के बिहाफ में आप लोगों से टैक्स वसूलेंगे और सरकार को दे देंगे। इसको बोलते हैं क्लास इनडायरेक्ट टैक्स। आपका पैसा सरकार तक इनडायरेक्टली गया, आपने मुझे दिया और मैंने सरकार को दिया, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आप मना नहीं कर सकते टैक्स से, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स कैसा पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, तो आप मना नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, तो आपने 1,00,000 कमाया, सरकार कहती है भैया आपने जो 1,00,000 रुपए कमाया है ये तो आपकी इनकम हो गई, और आप इस पे अब दे दो इनकम टैक्स। तो मैं 1,00,000 पे जो भी मेरा टैक्स बनता है इनकम टैक्स के हिसाब से, मैं सरकार को वो अमाउंट की पेमेंट कर दूंगा। ये 1,00,000 रुपए सिर्फ 1 महीने का मान के चलो, क्योंकि साल भर का 1,00,000 होगा तो सरकार ने एग्जाम्प्ट कर रखा है। 5,00,000 से ज़्यादा की इनकम साल भर की होनी चाहिए, तब जाके क्लास हम सरकार को टैक्स देंगे। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बोझ कस्टमर पे डाल दिया जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोझ है वो कस्टमर पे डाल दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स तो भैया हमारी इनकम है, हमें ही देना पड़ेगा, हम किसी से वसूल नहीं सकते। और आप लोग जितने भी टैक्स पे करते हो, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स। आप कोई सामान खरीदते हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है क्लास, इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। चलो, ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। हालांकि जब मैं तुम्हें गवर्नमेंट बजट नाम का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब हम डिटेल में इस टैक्सेशन की बात करेंगे, ओके।
चलो टैक्स तो समझ आ गया आपको। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रैशनलाइज किया डायरेक्ट टैक्स। या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में रिफॉर्म्स लाए गए, उसको सिंपल बनाया गया, टैक्सेस के रेट को कम कर दिया गया, इसलिए ताकि लोग ईमानदारी से टैक्स की पेमेंट करें। टैक्स रेट को इसलिए रिड्यूस किया गया ताकि लोग टैक्सेस की जो पेमेंट है वो ईमानदारी से कर लें। और सबसे अच्छा काम इन्होंने किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस। आपको पता है कि हम लोग टैक्स कैसे पे करते हैं? सरकार क्या कहती है आपको पता है? सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एक्सेस करो, क्लास एसेस करोगे आप टैक्स का। मान लो ये आप हो, ठीक है, सरकार कहती है कि मान लो आपका नाम ए है, सरकार कहती है ए भाई तुमने कितनी इनकम कमाई है तुम बता दो। सरकार कभी कोई स्क्रूटनी नहीं डालती, वेरिफिकेशन नहीं करती, सरकार कहती है तुम अपनी इनकम बता दो कितनी है, और उस इनकम पे आप ईमानदारी से हमको टैक्स पे कर दो, जितना भी टैक्स बनता है। नहीं बनता है तो आप मत पे करो। इतना अच्छा है हमारा मतलब सिस्टम कि भैया आप अपनी ईमानदारी से बता दो कि आपने कितना कमाया, आप टैक्स पे कर दो। अब ये बंदा साल में कमाता है 20 लाख रुपए, इसने सरकार को बताया 2 लाख रुपए, लेकिन अगर सरकार को कोई डाउट नहीं आया इसके ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर डाउट अगर आ गया सरकार को तो भैया सरकार कर देगी इसके ऊपर स्क्रूटनी, तब जाके क्लास स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल किया जाएगा, पता किया जाएगा एक्चुअल में कितना कमाया जा रहा है, कितना, इवन रेड भी पड़ सकती है अगर वो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है तो सरकार को डाउट है तो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्लास, ये पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया कि सेल्फ इवैल्यूएशन है, आप अपनी इनकम बताओ कितनी है, जितना आपको लगता है आप कैलकुलेट करके बता दो। आपको अपनी इनकम का पता नहीं चल रहा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नॉर्मल अकाउंटेंट को हायर करो, उससे पूछ लो, वो आपकी इनकम को कैलकुलेट कर लेगा आपके बैंक स्टेटमेंट को देख के। और वैसे भी सबको अपनी इनकम का पता रहता है, राइट। तो ये जो हो गया क्लास टैक्स की बात। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या आप इसे रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों कह सकते हो। और दूसरा है क्लास सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस, टैक्स जमा करने का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे क्या क्या पड़ा। तो इन्होंने देखो जो पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, पहले जो भी कोटा इन्होंने पहले लगा रखा था, मतलब जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था इन्होंने, वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस था, आज हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज हमारी कंट्री में हमें एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देना होता, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट है, हमें एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देना। जितनी भी चीज़ें हम बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई टैक्स नहीं देना, एक्सपोर्ट पे फ्री है। अगर मैं 100 का सामान बाहर बेचूंगा 100 का ही जाएगा, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, बाहर के लोग ज़्यादा खरीद देश का सामान खरीदें, हमारी इनकम बनेगी, और हम ज़्यादा सामान बनाएंगे तो हम ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे उस सामान को बनाने के लिए। लेकिन क्लास उस टाइम पे सरकार ने बहुत सारे टैक्सेस थे एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सरकार ने कम कर दिया। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है, लेकिन क्लास उस टाइम पे और कम कर दिया गया था, इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो गया। मतलब कुल मिला के ना आपने दो चीज़ पढ़ी थी, कोटा और टैरिफ, दोनों को कम कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी दोनों को कम कर, अच्छा ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया, सॉरी कम नहीं किया, रिमूवल, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, तो जिसकी वजह से आज हमारा एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट है। इंपोर्ट को रिडक्शन किया गया, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर करके हटा दिया फाइनली कि यार एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं। जितना देश, इवन एक्सपोर्टर को सरकार बहुत सारी फैसिलिटी भी देती है, जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं ना, जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, सरकार उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटी देती है कि यार आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, तो हम आपको लोन दिला देते हैं, आप और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। सरकार गारंटी भी दे देती है उनके लोन के लिए। एक्सपोर्ट वालों को सर्टिफिकेट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो जो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं सरकार बहुत खुश रहती है उन पे, और एक्सपोर्ट का काम अच्छा है, मतलब पैसा अच्छा होता है उसके अंदर। एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ हो गया, तुम्हारा सामान बाहर सस्ते में बिक रहा है, लोग आराम से खरीद रहे हैं बाहर, है ना। और इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको भी हटा दिया, कम कर दिया, मतलब हटाया नहीं था इंपोर्ट ड्यूटी, तो क्योंकि हम लोग इंपोर्ट, हम चाहते हैं इंपोर्ट कम हो, तो हमने इंपोर्ट पर टैक्स लगा रखा है, क्या देश के अंदर से खरीदो, आज भी हम ये चाहते हैं। रिलैक्सेशन ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आपको उस लाइसेंस पे रिलैक्सेशन दे दिया, मतलब अब आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंस के झोल में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में आपको नहीं डालती सरकार। आपके लाइसेंसिंग सिस्टम पे जो भी इंपोर्ट के लाइसेंस चाहिए उस पर रिलैक्सेशन मिल गया, आपको बहुत ज़्यादा नॉर्म्स फाइल नहीं करने, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, इजीली आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप एक इंपोर्टर बनना चाहते हो तो भी आपको सरकार इजीली लाइसेंस दे देती है। ये था इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, तो प्लीज़ आप यहाँ तक पढ़ लेना। रेस्ट जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर वो अगली क्लास में ख़त्म करेंगे हम। और यहाँ तक पढ़ के आना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना
वीडियो कैसी लगी और तुम मेरे साथ साथ याद कर रहे हो कि नहीं मुझे बताओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि सुनील सर एक्चुअली में हमारी कुछ हेल्प कर रहे हैं और हमें कुछ भी समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत सर ने हमें बताया, हमारे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली टाइमली वीडियोस आ रही हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। टिल एग्जाम तक ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगे और आगे और भी ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। आप लोगों का बोर्ड निकलवाना है और CUET के थ्रू आपका कॉलेज में एडमिशन दिलाना, इसकी मैंने प्रण ले ली है। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है सब तक पहुंचे और क्लास हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी बात दूर तक जाए। राइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।